अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। पहली चीज है कि दिस ओरिएंटेशन दैट इज बेसिकली इन उर्दू। ठीक है। इंग्लिश की ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इन इंग्लिश विल कंडक्ट लेटर ऑन। अच्छा, ये जो हमारी एफआर की ओरिएंटेशन है, बिफोर आई स्टार्ट द ओरिएंटेशन, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। आई एम माई सेल्फ अबील अहमद, अल्हम्दुलिल्लाह सीईओ एंड प्रिंसिपल ऑफ अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। हमारे जो कॉलेज है माशाल्लाह, ये 1 मई 2009 से अल्हम्दुलिल्लाह ऑनवर्ड्स हम चल रहे हैं। एंड आफ्टर द कोविड बेसिकली चीज़ें सारी की सारी चेंज हो गई। और एक स्टूडेंट कह रहे हैं जी, दे कैन नॉट हेयर मी, व्हाट अबाउट अदर्स? जी बाकी बच्चे बताएंगे जी, आवाज़ आ रही है कि नहीं? एक स्टूडेंट को आवाज़ का इशू है। कोई और बता सकते हैं प्लीज़? चैट बॉक्स यूज़ करके बता दें बाकी बच्चे, एम आई ऑडिबल? जी बाकी कोई और स्टूडेंट अगर बता दे। जी कोई और बता रहे, एम आई ऑडिबल जी? यस। आवाज क्लियर नहीं है। इसके लिए मुझे 1 मिनट दें, आवाज को क्लियर करते हैं इंशाल्लाह। जस्ट अ मिनट। अच्छा जी। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं अगेन वेलकम करता हूँ जी आप तमाम बच्चों को एफआर की ओरिएंटेशन के लिए। ये जो हमारी एफआर की ओरिएंटेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन जो है, दिस इज फॉर जून 2024 अटेम्प्ट। एंड लेट मी रिपीट अगेन, orientation in English will be conducted towards the end of this week. This orientation is right now in Urdu language. अच्छा, ये एफ आर और की जो ओरिएंटेशन है हमारी, ये जून 2024 की अटेम्प्ट के लिए है। पेपर पैटर्न में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन सी के अंदर बेसिकली आपके पास स्प्रेडशीट की, एक्सेल की स्किल आपको आनी चाहिए, जो कि बहुत आसान है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। उसको हमने अपने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया हुआ है। ठीक है। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर एक के 2 मार्क्स हैं। सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन है, हर एक के 10 मार्क्स हैं। मैं उन एरियाज पे नहीं जा रहा, वो सब मैंने जो हमारा डेमो लेक्चर 1 है उसमें प्रॉपरली कवर्ड किया हुआ है। सिंपली पेपर पैटर्न की बात करें, सेक्शन ए 15 MCQs, 2 मार्क्स ईच, 30 हो गई। सेक्शन बी वी हैव 10 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन ईच विद 10 मार्क्स, तो कितना हो गया? 30। सेक्शन सी में आपके पास 2 क्वेश्चन हैं, 2 20 मार्क्स क्वेश्चन। अब ये 2 20 मार्क्स क्वेश्चन है, उसमें नॉर्मली एक क्वेश्चन वो रेशियो एनालिसिस के ऊपर पूछ सकते हैं आपसे, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड वो कंसोलिडेशन, बड़ा फेवरेट एरिया है, उसको इग्नोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। रेयर चांसेस होते हैं कि उसको इग्नोर करके वो बेसिकली फाइनल अकाउंट्स पे चला जाए, लेकिन मेनली कंसोलिडेशन पे ही फोकस होता है ऑब्वियसली सेक्शन सी के अंदर। अच्छा, अब ये जो एफ आर का पेपर है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है, इसमें ओनली नंबर्स विल नॉट हेल्प यू। एक्चुअली यू हैव टू बी रियली गुड इन नंबर्स प्लस थ्योरेटिकली। आप कॉन्सेप्चुअली भी बहुत अच्छे होने चाहिए, और आप ऑब्वियसली नंबर्स में भी बहुत अच्छे होने चाहिए। यानी कि आपको बैलेंस लेके चलना है। अगर कोई बच्चा ये समझता है कि यार उसने खाली एफ आर के अंदर नंबर्स को ही बेस बना के वो पेपर पास कर लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको दोनों में ही बहुत अच्छा होना चाहिए।
अच्छा, सबसे पहले हम आपको क्या ऑफर करते हैं मैं उसका आइडिया देता हूँ, प्लस देन विल स्टार्ट। थोड़ा बहुत मैं आपको पढ़ाऊंगा भी था कि आप कुछ बच्चों का एक ये भी था कि सर थोड़ा टीचिंग स्टाइल का भी बता दें। तो टीचिंग स्टाइल भी आज ही बता देते हैं, बार बार हर बच्चे के पास टाइम नहीं होता शायद, इतना ज़्यादा मसरूफ बच्चे हैं यार मुझे लग रहा है आजकल, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा देखें, पहले तो एग्जैक्टली व्हाट वी ऑफर इन आर एफ आर, अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारा जो एंटायर एफ आर है वो 90 प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाता है। 90 लेक्चर्स, अच्छी बात क्या है, एक लेक्चर, वन लेक्चर इज जस्ट 45 मिनट्स लॉन्ग, मतलब इससे लंबा नहीं है भाई। ऑन एवरेज लेक्चर 45 मिनट्स का है, क्योंकि जहां लेक्चर एक ही माने 1 आवर से भी ऊपर जाता है ना, स्टूडेंट दे लूज इंटरेस्ट, वो नहीं देखते। इसलिए जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अबील स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का थिंक टैंक है, दे कम अप विद अ सोल्यूशन कि नहीं सर कुछ ऐसा होना चाहिए कि बच्चा मोटिवेटेड रहे और लेक्चर सुने। 45 मिनट्स ये बहुत आइडियल टाइम है। और ऑब्वियसली स्टूडेंट स्पीड बढ़ा के देखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली 45 से कहानी 35 मिनट्स पे आ जाती है। क्योंकि यार असल में व्हाट आई बिलीव कि यार आज के एरा में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यार कम वक्त में हम आपको ज़्यादा चीज़ सिखा सकें, वो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा वक्त में ज्यादा सिखाना हो तो कोई भी कर सकता है। असल कमांड ये, असल चीज ये है कि यार कम वक्त में आपको मैसेज को डिलीवर करना और चीजें सिखाना। अच्छा, ये 90 लेक्चर के बाद लेक्चर नंबर 91 से इट गोज टिल 127, ये सब प्रैक्टिस वीडियोस है। ये सब हमारे प्रैक्टिस वीडियोस हैं। और प्रैक्टिस वीडियोस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ऑन एवरेज टाइम 45 से भी कम मिलेगा, समवेयर 30 to 40 मिनट्स लॉन्ग, नॉट मोर देन दैट। तो अगर 90 लेक्चर्स आप देख लेते हैं तो एंटायर कोर्स उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। फिर 91 से 127 प्रैक्टिस वीडियोस, ये बहुत है यार, मतलब पेपर पास करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, 75 मार्क्स के लिए तो ये चीज़ें मोर देन इनफ है। मैं अगर थोड़ी सी अपनी लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को बीच में लेकर आऊँ एफ आर को लेके, तो हमारी एक स्टूडेंट रिदा जहरा, शी टुक 92 मार्क्स माशाल्लाह एफ आर में। तो 92 मार्क्स का रिकॉर्ड है जी फिलहाल तो। प्लस एक दो अटेम्प्ट पहले ही हमारे एक स्टूडेंट के माशाल्लाह 90s में मार्क्स थे। तो पॉइंट ये हमारे पास कि यार ये लेक्चर्स दे आर मोर देन इनफ अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है जी। अब जरा सा आगे चलते हैं। देखिए, कोई भी आईएएस पढ़ेंगे, कोई भी आईएफआरएस पढ़ेंगे, तो मेरी बहुत पुरानी आदत है, हम बिल्कुल जीरो से चलते हैं और फिर स्लोली ग्रेजुअली जो आपका एग्जामिनेशन लेवल है उससे भी थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। अच्छी बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह एफ आर का जो एडवांस है विच इज एस बी आर, एफ आर का जो एडवांस है जो कि एस बी आर है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ। तो आप बेसिकली एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हैं कि जो पेपर वो आपको पढ़ा रहा है वो उसका अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस भी पढ़ा रहा है। तो एफ आर का एडवांस भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो टेंशन कोई नहीं। अच्छा, अब ये जो एफ आर का बेसिकली सिलेबस है उसका अगर मैं आपको हल्का सा आइडिया दूंगा सिलेबस में एग्जैक्टली है क्या, ये बड़ा अच्छा है वो। सिलेबस में आपको आईएएस मिलेंगे, आईएफआरएस मिलेंगे, कंसोलिडेशन है, रेशियो एनालिसिस है, फाइनल अकाउंट्स है, ये सारी चीजें मिलेंगी। फ्रेमवर्क मिलेगा आईएसबी का। लेकिन एफआर के अंदर बेसिकली एक आईएएस को किस डेप्थ के अंदर पढ़ना है उसकी एक लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। उसकी एक बाउंड्रीज है, आपने बस उन्हीं बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए बेसिकली आईएएस को पढ़ना है। असल में इफ यू गो बियॉन्ड दोज बाउंड्रीज, यस आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन वो नॉलेज आपको एफआर के पेपर में हेल्प नहीं करेगी। क्योंकि आपने एक ऐसी नॉलेज ली विच इज, नॉलेज के पॉइंट ऑफ से तो ठीक था, लेकिन पेपर के लिहाज से उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ऑफ कोर्स हर आईएएस हर आईएफआरएस का कि वो लिमिट्स ऑब्वियसली पता होनी चाहिए कि मुझे किस लिमिट तक पढ़ना है। क्योंकि बियॉन्ड दैट अगर आप जाते हैं तो देयर इज नो बेनिफिट एट ऑल। तो हमने बेसिकली वो जो एग्जैक्टली एफआर की लिमिट्स हैं, हम वहां तक तो लाजमी जाते हैं, लेकिन जरा सा उससे ऊपर जाते हैं, ज्यादा ऊपर नहीं जाते, जरा सा हम बेसिकली एफआर के लेवल से आपको ऊपर लेके जाएंगे, ताकि बेसिकली
अगर एग्जाम में कोई उल्टा सीधा सवाल है जो कि नहीं आता, लेकिन आप उसको टैकल कर सके। ठीक है जी। आई एम नॉट राइटिंग के सारे आईएएस लिखूं सिलेबस के फलाना ये हो। बेसिकली हल्का सा स्टार्ट लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि यार हम किस तरह से बेसिकली पढ़ेंगे। और मैंने कुछ स्टूडेंट से कहा भी था कि यार इसको हम कोशिश करेंगे लाइव क्लासेस के अंदर इस आईएएस को करें। और मैं कोशिश करूंगा आज की क्लास को लेकर, इस फीडबैक को लेके, कि अगर बच्चे इसी तरह से टर्न अप होते हैं तो हम अगली क्लासेस भी लाइव रखें, और एटलीस्ट ये जो टॉपिक मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी एफआर की ओरिएंटेशन में, इसको हम लाइव क्लासेस में ही लेके चलें। ठीक है जी। बड़ा फेवरेट है जी, हम सबका ही फेवरेट होता है IAS 33, अर्निंग पर शेयर, EPS। IAS 33 बेसिकली अर्निंग पर शेयर, EPS। अब अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू IAS 33, ऑफ कोर्स उसको सीखेंगे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए यार, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो EPS है, अर्निंग पर शेयर की बेसिस पे हम बेसिकली एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को भी फाइनेंशियली इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। अगर किसी बिजनेस का EPS ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है तो हम इसको एक पॉजिटिव सिग्नल लेते हैं। हम कहते हैं यार बिजनेस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो अगर अर्निंग पर शेयर के अंदर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो वो एक अच्छी परफॉर्मेंस को भी शो करता है। अब एग्जैक्टली हम अर्निंग पर शेयर को, EPS को कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर भी फोकस होगा, प्लस IAS 33 को लेके उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अर्निंग पर शेयर की अगर बात करते हैं EPS की, तो EPS का एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। हम माइनस कर देते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट, ये जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, देखें हल्का सा NCI का आइडिया। पेरेंट हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसके पास दूसरी कंपनी में विच इज सब्सिडरी मोर देन 50% होल्डिंग है। पेरेंट एक ऐसी कंपनी है जिसके पास मोर देन 50% होल्डिंग है सब्सिडरी में। तो अगर आपके पास 50+% होल्डिंग है सब्सिडरी में, तो ये कंपनी हो जाएगी पेरेंट, दूसरी कंपनी हो जाएगी सब्सिडरी। पेरेंट क्या करेगा, सब्सिडरी को कंट्रोल करेगा। अब ये NCI का चक्कर क्या है, हल्का सा आइडिया। मान लो कि पेरेंट की 70% होल्डिंग है सब्सिडरी में। अगर पेरेंट की 70% होल्डिंग है तो इसका मतलब यार सब्सिडरी के अंदर 30% होल्डिंग पेरेंट की नहीं है। जो होल्डिंग पेरेंट की नहीं है वो NCI से बिलोंग करती है, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से। अगर पेरेंट की होल्डिंग 80% है सब्सिडी में तो NCI की होल्डिंग 20%। अगर पेरेंट की होल्डिंग 90% है तो NCI की होल्डिंग बेसिकली कितनी है, 10%। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है अर्निंग पर शेयर का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। यहां पे बस एक चीज आपने सीखनी है, अगर हमें कभी अर्निंग पर शेयर पूरे ग्रुप के लिए कैलकुलेट करना हो तो NCI का इशू आएगा, वरना NCI नहीं आता। एग्जामिनर नॉर्मली इस तरफ नहीं जाता, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। अगर हम अर्निंग पर शेयर ग्रुप के लिए कैलकुलेट करेंगे जहां बेसिकली हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यूज कर रहे होंगे, तो बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, NCI सिर्फ उस वक्त आएगा व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग EPS फॉर द ग्रुप। एग्जामिनर उस लेवल पे जाता ही नहीं। तो एक नॉलेज के लिहाज से बस इतना पता होना बहुत जरूरी है, क्या इनफ है कि अगर हम ग्रुप के लिए EPS निकाल रहे हैं तो NCI आएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से जो चीज माइनस हो रही है दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड। यार ये प्रेफरेंस डिविडेंड पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं, आपने इस पे जरा ध्यान दें। प्रेफरेंस डिविडेंड पे काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन आने वाली है इंशाल्लाह। इसको समझना। देखिए, पहला कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से आप क्या माइनस कर रहे हैं? भाई हम माइनस कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको दिया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अच्छा भाई, अब प्रेफरेंस शेयर्स की जब हम बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। और इसमें बड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आप गारंटीड कुछ नया सीखने वाले हैं। कुछ ऐसा भी सीखने वाले हैं कि यकीन माने, आप एफआर की बुक को यूं देखें, यूं देखें, यूं देखें, देखते ही जाएं, मिलेगा नहीं। कुछ ऐसा भी सीखेंगे इंशाल्लाह, तो इसलिए जरा ध्यान दीजिए। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स, हमने कहा यार प्रेफरेंस डिविडेंड उसको मिलेगा जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है मान लिया। अब प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। एक देयर टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वन इज रिडीमेबल, another is irredeemable. There are two types of preference shares, one is redeemable, another is irredeemable preference shares. तो बेसिकली अगर मैं प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो हमारे पास दो तरह के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, अब प्लीज मेरी बात सुनिएगा। बेटा रिडीमेबल, लुक एट द नेम, रिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ये है कि अगर आपके पास किसी कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो कंपनी बेसिकली क्या है, बाउंड है। जो भी टाइम पीरियड उस पर लिखा हुआ है उसके बाद वो कंपनी आपसे क्या करेगी, प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले लेगी और आपको पैसे देगी। मान लो आपने किसी कंपनी से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए और उसमें टाइम पीरियड लिखा था 2 इयर्स, रिडम्पशन टाइम लिखा है 2 साल। बेटा अगर रिडम्पशन टाइम 2 साल लिखा है इसका मतलब है कि 2 इयर्स के बाद कंपनी आपको आपका पैसा वापस देगी और आपसे प्रेफरेंस शेयर्स ले लेगी। अब सुने, आज कंपनी आपसे पैसा लेती है, आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स देती है, और लेट्स से 2 इयर्स बाद, 3 इयर्स बाद, जो भी लिखा हुआ है, उस टाइम के बाद जो आज कंपनी ने आपसे पैसा लिया वो पैसे कंपनी आपको वापस कर देगी। इसका मतलब ये है कि आज कंपनी पैसा लेती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपको देती है, और मेच्योरिटी पे कंपनी आपके पैसे आपको वापस करेगी और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले लेगी। तो लॉजिकली आज का पैसा लेना और कल वापस करना है कंपनी ने, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फिर लायबिलिटी है, ये बेसिकली इक्विटी नहीं है। और डिविडेंड हम इक्विटी होल्डर्स को देते हैं, लायबिलिटी होल्डर्स को या डेट होल्डर्स को नहीं देते। तो लॉजिकली सुनिएगा मेरी बात, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज अ लायबिलिटी। अब मेरी बात समझनी है, पहले मैंने आपसे कहा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है भाई। अब लेकिन काम का पॉइंट, अगर आपको कोई गलती से किसी लाइब्रेरी में ज्यादा कोई पढ़ा लिखा टकर जाए, ज्यादा पढ़ा लिखा, वो कहे ठीक है भाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी है, बोला मैं मानता हूं, वो लेकिन वो आपसे कह रहा है यार ये कौन सी लायबिलिटी है, लो दसो। आपने कहा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी पे मतलब आप फॉर इंटरेस्ट देते हैं। उसने कहा वो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लायबिलिटी है, लेकिन ये कौन सी लायबिलिटी है? देखिए, द मोमेंट दिस पर्सन इज आस्किंग विच लायबिलिटी इज दिस, द आंसर इज, अगर आप इस तरह की बात करोगे तो फिर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लॉजिकली एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ये लॉजिकली कौन सी लायबिलिटी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल लायबिलिटी का हल्का सा आइडिया आपके ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश है। बाकी जब हम IS 32 पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फाइनेंशियल लायबिलिटीज को, फाइनेंशियल एसेट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लॉजिकली जिस कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं ये उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी।
और लायबिलिटी के ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं, डिविडेंड नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ यहां से जो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है, इट हैज नो लिंक विद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि यार रिडीमेबल पे तो आप दे ही क्या रहे हैं, इंटरेस्ट। अच्छा, समटाइम व्हाट एग्जामिनर डज, वो क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिख कर देता है, और जो इंटरेस्ट पे कर रहा होता है उसके लिए एग्जामिनर इंटरेस्ट के बजाय डिविडेंड का वर्ड यूज करता है। वो कहता है यार हमने ना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया। ना 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 ना, आपने एक दफा रिडीमेबल कह दिया, इट इज अ टेक्निकली, इट्स अ लोन, इट्स अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। वी नेवर पे डिविडेंड ऑन फाइनेंशियल लायबिलिटीज, वी पे इंटरेस्ट। आपके डिविडेंड कहने से वो डिविडेंड नहीं बनेगा। तो रिडीमेबल के केस में चाहे एग्जामिनर आपको लिख के दे रहा हो कि भाई ये हम डिविडेंड दे रहे हैं, हम उसको डिविडेंड नहीं मानेंगे, वो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले पहले माइनस हो चुका। इसका मतलब ये कि IAS 33 के EPS के फॉर्मूले में प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स में से जो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है, इट हैज नो लिंक, नो कनेक्शन विद रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बचा क्या, इरिडीमेबल। बचा हमारे पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लॉजिकली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली जो है हमारे पास इक्विटी है, और हम बेसिकली इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को किसकी तरह लेते हैं भाई, इक्विटी की तरह लेते हैं। और डिविडेंड किसको दिया जाता है, इक्विटी होल्डर्स को। अगेन अगर आपको ज्यादा पढ़ा लिखा मिले और कहें भाई ये बताओ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को आप इक्विटी क्यों कह रहे हैं, कहाँ लिखा है, दी आंसर इज IAS 32 में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी की तरह ट्रीट करते हैं, और डिविडेंड इक्विटी होल्डर्स को दिया जाता है। डिविडेंड किसको दिया जाता है, इक्विटी होल्डर्स को। अब मेरी बात सुनिएगा, अच्छा बहुत काम का पॉइंट आने वाला है, मैं बता रहा हूँ, तो आपको जरा ध्यान देना पड़ेगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। एक है कम्युलेटिव, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से भाई, कम्युलेटिव। दूसरा है बेटा नॉन कम्युलेटिव, है इररिडीमेबल बट वन इज कम्युलेटिव, अनदर इज नॉन कम्युलेटिव। इसको जरा समझिए, कम्युलेटिव का मतलब क्या है। देखिए, अगर एक कंपनी ने, अगर एक कंपनी ने कम्युलेटिव इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, मान लो 2024 में, और उस कंपनी ने 2024 में, बड़ा काम का पॉइंट है यार, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत काम का पॉइंट बताने वाला हूं इंशाल्लाह। उस कंपनी ने मान लो 2024 में, उस कंपनी ने 2024 में डिविडेंड नहीं दिया, 2025 आ गया। अब अगर वो कंपनी 2025 में कहती है यार हम डिविडेंड देंगे भाई, तो टेक्निकली उस कंपनी को 2 साल का डिविडेंड देना पड़ेगा, 24 का भी 25 का भी। क्यों, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है, कम्युलेटिव का मतलब होता है अनपेड पीरियड इज काउंटेबल। रिपीट, कम्युलेटिव का मतलब क्या है, ऐड होना, जमा होना। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर मींस अनपेड पीरियड इज काउंटेबल। तो जिस साल कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया उसको हम काउंट करेंगे, तो फिर फ्यूचर में आपको उस साल का भी डिविडेंड देना पड़ेगा जिसका आपने डिविडेंड नहीं दिया। तो कम्युलेटिव के केस में अनपेड, अनपेड पीरियड इज काउंटेबल। अब अगली बात सुनिएगा, एग्जाम में अगर प्रेफरेंस शेयर्स लिखा हुआ है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स लिखा है, ये नहीं लिखा कम्युलेटिव, या ये नहीं लिखा रिडीमेबल या इररिडीमेबल, क्वेश्चन में सिर्फ क्या आ रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स बस, ये नहीं लिखा रिडीमेबल या इरिडीमेबल। पहली अदम्पशन लेंगे इरिडीमेबल। सेकंड, उसने ये नहीं लिखा कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव, तो कम्युलेटिव अज्यूम करेंगे। और मेरी बात सुनिएगा, कम्युलेटिव के केस में आप
ईपीएस कैलकुलेट करते हुए डिविडेंड को हमेशा माइनस करेंगे, चाहे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे। रिपीट, cumulative preference irredeemable के केस में we will always deduct dividend while calculating EPS, either dividend is declared or not। अब जहन में एक सवाल आता है कि सर जब डिक्लेयर ही नहीं किया तो माइनस क्यों कर रहे हो? उसकी वजह है, वजह सुने, माइनस करने की लॉजिक सुनिएगा। देखो कम्युलेटिव का मतलब क्या है? अनपेड पीरियड काउंटेबल है। सर आपने 2024 में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, डिविडेंड नहीं दिया, ओके, लेकिन यार जब आप 2025 में डिविडेंड दोगे तो आपको 24 का भी तो डिविडेंड देना पड़ेगा। लॉजिक तो यही है ना कि आपको अनपेड का भी डिविडेंड देना पड़ेगा। सिंस यू हैव टू पे 24 एज वेल, डिविडेंड ऑफ द 24 एज वेल इन 25, तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्या है? कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड ना करे, आपने कम्युलेटिव के केस में डिविडेंड कैलकुलेट करना है, जो कि बहुत आसान है कैलकुलेट करना, अभी सीख लेंगे इंशाल्लाह। बस उस परसेंटेज को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करना होता है, आंसर आ जाता है। बस कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे ना करे, आपने डिविडेंड को कैलकुलेट भी करना है, माइनस भी करना है कम्युलेटिव के केस। लॉजिक क्या है? आप जो चीज माइनस, आपके ध्यान में एक चीज आ सकती है कि सर वो डिक्लेयर तो किया नहीं है, माइनस क्यों कर रहे हैं? माइनस जो हम कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, काम का पॉइंट बता रहा हूँ, जो माइनस कर रहे हैं ना माइनस, उसकी वजह पता है क्या है? हालांकि कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया फिर भी आप माइनस कर रहे हो। उसकी वजह ये, हम कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हक माइनस कर रहे हैं, इंटाइटलमेंट माइनस कर रहे हैं। डिक्लेयर नहीं किया, कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं है इनको, लॉजिकली देना तो है भाई, कम्युलेटिव है यार। तो जो आप टेक्निकली माइनस कर रहे हैं ना, क्या माइनस कर रहे हैं? हक माइनस कर रहे हैं। अब मैं हक पे ना 2 मिनट लेना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको ये हक वाला कॉन्सेप्ट समझा के आगे चलता हूँ। ये हक की कहानी क्या है? देखिए जैसे माशाल्लाह हमारे यहाँ लोग हैं, अल्लाह माफ करे, हमारे यहाँ ना लोगों को माजरत के साथ चित्रोल सेशन जिसको कहते हैं, ऊपर जाके खाने का बड़ा शौक है। मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ। कैसे? देखिए हमारे यहाँ ना बड़ा ये नॉर्मल रवाज है, भाई जो होते हैं वो बहन का हक खा जाते हैं। ये बड़ा नॉर्मल रवाज है। माजरत के साथ अब्बा जी भी जो है, मेजॉरिटी माजरत के साथ भाई, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जो मैंने मेजॉरिटी देखी है माजरत के साथ, अब्बा जी भी बेचारे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बेटों के साथ तो काफी बेहतर होते हैं, उनको उनका हक दे देते हैं, लेकिन बेटी के मामले में ना थोड़ी गड़बड़ कर जाती है। अब उस औलाद का हक तो बनता है लेकिन दिया नहीं जा रहा, विच इज वेरी डेंजरस। क्योंकि आज अगर भाई ने बहन का हक नहीं दिया, अब्बा ने बेटी का हक नहीं दिया, तो ऊपर जाके इस बहन ने भाइयों का काम करवा देना है, माजरत के साथ अब्बा जी का काम भी हो जाएगा। तो बेहतर है कि अब्बा जी बेटी को हक दें और भाई बहन को हक दें, वरना बड़े मसले। अब आप बोलेंगे सर वो तो मांग ही नहीं रही, तो हम क्यों उसको हक दे दें? बेटा हक तो है ना उसका, दें। यहाँ नहीं मांगेगी ऊपर मांगेगी, वो वहां कहाँ से लाओ? तो वो कम्युलेटिव वाला चक्कर है, बेहतर है दे दें, ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे करना आसान है, वहां जाके मुश्किल हो जाएगा। तो IS-33 कुछ ऐसी बात कर रहा है, कह रहा है यार आपने दिया नहीं दिया, हक तो है ना कम्युलेटिव वालों का। इसलिए भाई EPS कैलकुलेट करते हुए कम्युलेटिव प्रेफरेंसेस के केस में आपने डिविडेंड को हमेशा माइनस करना है, चाहे डिक्लेयर्ड हो या डिक्लेयर्ड ना हो। अब मैं जो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, इसके अलावा मैं उस पर भी आता हूँ, आपको मजा आएगा। अब देखिए नॉन कम्युलेटिव, लोग नेम ही क्या है, नॉन कम्युलेटिव। भाई नॉन कम्युलेटिव के अंदर अगर कंपनी ने नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, मान लो कंपनी ने क्या इशू किया, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए। कंपनी ने क्या किया जी? नॉन, अच्छा इरे केस है, लेट मी अगेन माजरत के साथ अनाउंसमेंट फॉर माय फॉरेनर स्टूडेंट्स, this orientation we are conducting in Urdu, so orientation in English towards the end of this week inshallah we'll conduct.
So this announcement is for those students they cannot understand Urdu. That is why I made the announcement. Okay. तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. देखो, in case of non-cumulative preferences, in case of, okay, I'm messaging on WhatsApp group. Thank you. I'll do the message. अच्छा, देखिए, नॉन कम्युलेटिव का आइडिया दे रहा हूं. अगर कंपनी ने 2024 में डिविडेंड नहीं दिया तो नहीं दिया, दैट्स इट. नॉन कम्युलेटिव के केस में अनपेड पीरियड काउंटेबल नहीं है. नॉन कम्युलेटिव अनपेड पीरियड इज नॉट काउंटेबल. ये काउंटेबल नहीं होता. लेकिन इसमें मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं. अभी जरा काम को पॉइंट आ रहा है. मान लो एक कंपनी है जिसने नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं. क्या इशू किए भाई? नॉन कम्युलेटिव, जिसमें अनपेड पीरियड काउंट नहीं होता. ठीक है भाई. और उस कंपनी ने मान लो 2024 में डिविडेंड नहीं दिया तो इट्स ओके. अब 2025 आ गया. अगर कंपनी डिसाइड करती है हम 2025 में डिविडेंड देंगे तो दे दें आप. वो सिर्फ आपको 2025 का डिविडेंड देगी. किस केस में? नॉन कम्युलेटिव के केस में. कौन से केस में? क्योंकि नॉन कम्युलेटिव के केस में अनपेड पीरियड काउंटेबल नहीं होता. नॉन कम्युलेटिव के केस में अनपेड पीरियड काउंटेबल नहीं होता. लेकिन काम का जो पॉइंट बताना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं, सुनिएगा. अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है और 2024 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, लॉजिकली 2025 में वो सिर्फ 2025 का ही डिविडेंड देंगे बस. और आप उसको ईपीएस कैलकुलेट करते हुए माइनस कर दोगे. ऐसा होता नहीं है. लेकिन अगर एग्जामिनर कैटेगोरिकली लिख कर दे दे आपको कि जी है नॉन कम्युलेटिव, लेकिन कंपनी ने 2024 में और 2025 में 2 साल का डिविडेंड दे दिया. देखो, एग्जामिनर ने पहले कहा कि है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंसेस, 24 में डिविडेंड नहीं दिया, 25 में उन्होंने लॉजिकली सिर्फ 25 का ही डिविडेंड देना है. लेकिन भाई अगर एग्जामिनर लिख के दे देता है आपको, मतलब कैटेगोरिकली जान के लिख के दे रहा है, कह रहा है भाई देखो, इस कंपनी ने ना 2025 में 2 साल का डिविडेंड दिया. बेटा अगर नॉन कम्युलेटिव के केस में अगर वो 2 साल का डिविडेंड दे रहा है तो ईपीएस निकालते हुए सारा डिविडेंड माइनस होगा, दोनों सालों का माइनस होगा. क्योंकि नॉन कम्युलेटिव है ना, अनपेड पीरियड तो काउंटेबल होता ही नहीं है. अब अगर एग्जामिनर स्पेसिफिकली लिख के दे रहा है भाई हमने इनको 2 साल का डिविडेंड दिया, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप नॉन कम्युलेटिव को जितने साल का डिविडेंड देना चाहें दे दें. हालांकि ऐसा कोई करेगा नहीं, लॉजिक बनती नहीं है. लेकिन अगर एग्जामिनर ऐसा कुछ लिख कर दे दे तो ठीक है, हम कहेंगे ले आ भाई, आप जितने साल का डिविडेंड देंगे नॉन कम्युलेटिव वालों का माइनस कर देंगे ईपीएस निकालते हो, हमें क्या प्रॉब्लम. लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लॉजिकली कोई कंपनी ऐसा नहीं करेगी. क्यों ज्यादा पे करेगी भाई? लेकिन एग्जामिनर के लिहाज से बात करो, अगर एग्जाम आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाह रहा है नॉन कम्युलेटिव को लेके जिसमें अनपेड पीरियड काउंटेबल नहीं होता, कभी ऐसा कोई सवाल आ जाए एग्जामिनर के हमने नॉन कम्युलेटिव वालों को 2 साल का डिविडेंड दिया, ठीक है जी, हम सारे का सारा डिविडेंड माइनस करेंगे ईपीएस निकालते हुए. ये एक काम का पॉइंट है जो हम देखेंगे सवालात को करते हुए. अदरवाइज नॉर्मली क्या है भाई, नॉन कम्युलेटिव है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड होगा तो इनका डिविडेंड माइनस करेंगे, वरना हम नॉन कम्युलेटिव वाले का कुछ भी नहीं करेंगे. और कम्युलेटिव का मैं बता चुका हूं, चाहे डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो या डिविडेंड डिक्लेयर्ड ना हो, आपने कम्युलेटिव के केस में डिविडेंड कैलकुलेट भी करना है और उसको माइनस भी करना है. अब पूरे ईपीएस में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होती है वो सारी डिस्कशन इस पे होती है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स. सारी वैरायटी जो है ना वो बेसिकली वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स पे आती है. और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में
आप जो सीखेंगे इंशाल्लाह, एक तो आप सीखेंगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैसे निकालते हैं, लेट्स से बोनस इशू के केस में कैसे निकालेंगे, राइट इशू के केस में कैसे निकालेंगे, बोनस और राइट दोनों हो रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे एफआर में ना आपको शेयर कंसोलिडेशन के केस में वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स कैसे निकालते हैं ये नहीं मिलेगा। शेयर स्प्लिट के चक्कर में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैसे निकालते हैं ये नहीं मिलेगा। एफआर में बेसिकली एग्जामिनर आपको मैक्सिमम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में जो लेके जाता है वो बोनस और राइट्स तक लेके जाता है बस। वो आपको शेयर कंसोलिडेशन के चक्कर में नहीं डालता, वो शेयर स्प्लिट के चक्कर में नहीं डालता, वो कहता है यार बस बोनस और राइट की कहानी करो, इससे ज्यादा नहीं। प्लस हम जब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम ये चीज भी सीखेंगे कि आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स निकाल रहे हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है कि यार आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जब कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो नॉर्मली, मैं हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ फिर हम ये सब सीखेंगे, नॉर्मली न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 12 मंथ्स होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमिरेटर का टोटल 12 से कम हो, डिनोमिनेटर में तो 12 ही होगा। तो ऐसा कब हो सकता है कि न्यूमिरेटर का टोटल 12 से कम होगा। नॉर्मली दोनों न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 12 मंथ्स आते हैं, लेकिन न्यूमिरेटर में ऐसा भी हो सकता है कि लेस देन 12 मंथ्स की कहानी हो, उस पर भी हम आएंगे, बात करेंगे। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, फिर इसकी सारी वैरायटी हम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक हल्का सा आइडिया, फिर आपके कोई सवालात होंगे तो मैं लेना शुरू कर दूंगा। एपीएलसी ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ले लेते हैं। लेट्स से एपीएलसी का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 10 मिलियन, पार वैल्यू $0.5, 1/1/2024। ये पहला इंफॉर्मेशन का पॉइंट है। सेकंड है इशूड शेयर्स, लेट्स से 10 मिलियन इन मार्च। अब एक चीज याद रखिएगा, नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। अब जहन में एक सवाल आता है ना, मार्च आप कह रहे हो तो भाई मार्च में तो बहुत सी डेट्स हैं। नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज एंड ऑफ द मंथ। एक और ले लेते हैं, इशूड लेट्स से 5 मिलियन शेयर्स इन जून। अच्छा ईयर एंड ले लेते हैं, सिंपल रखते हैं, पहला ही सवाल है, ईयर एंड ले लेते हैं दिसंबर 2024। रिक्वायर्ड है, हमें सिंपली क्या निकालना है, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। सबसे पहले आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ओपनिंग शेयर्स आ जाएंगे। शेयर कैपिटल 10 मिलियन है, उसको मैं 0.5 से डिवाइड करूंगा तो आई गेट 20 मिलियन। जब बेटा आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपको इशूड शेयर्स मिल जाते हैं। जब आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपको इशूड शेयर्स मिल जाते हैं। इसका मतलब इशूड शेयर्स कितने हैं, 20 मिलियन। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि कितने मंथ्स तक 20 मिलियन 20 मिलियन। 1 जनवरी 2024 से लेके मार्च तक हमारे पास 3 मंथ्स होते हैं, तो लॉजिकली फर्स्ट 3 मंथ्स आपके पास 20 मिलियन शेयर्स है आउट ऑफ 12। फिर कंपनी ने किया क्या है, मार्च में कंपनी ने 10 मिलियन शेयर्स मजीद इशू किए। 20 पहले से थे, 10 मजीद इशू किए। जब 20 पहले से और 10 मजीद इशू किए तो कितने हो जाएंगे, 30। बट हाउ मेनी मंथ्स, अगेन मार्च से जून तक देखें तो 3 मंथ्स। इसके बाद जून में कंपनी ने मजीद 5 मिलियन शेयर्स इशू किए। जून के 5 मिलियन शेयर से पहले पहले कंपनी के पास 30 मिलियन थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 35 मिलियन। देखो सबसे पहले ओपनिंग शेयर्स थे 20 मिलियन, फिर कंपनी ने मार्च में 10 मिलियन शेयर्स इशू किए तो कितने हो गए, 30। फिर जून में कंपनी ने 5 मिलियन इशू किए, कितने हो गए, 35। जून के बाद मजीद कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है, तो जून से दिसंबर तक जाएंगे 6/12। लेट मी यूज द कैलकुलेटर, चेक करते हैं ये वेटेड एवरेज क्या है। 30 मिलियन आ रहा है भाई वेटेड एवरेज। रीचेक भी कर लें ताकि कोई अर्थमेटिकल एरर होना नहीं चाहिए।
तो बेटा मैं एक हल्का सा आपको आइडिया देना चाह रहा था टीचिंग स्टाइल वगैरह का, इन चीज़ों का। अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं बिफोर मैं अपने सेशन को एंड करूं। तो बस कुछ बच्चों को स्टाइल स्टाइल का था, हमने कहा चलो स्टाइल बता देते हैं, स्टाइल में क्या मसला। जी किसी बच्चे का अगर कोई सवाल है तो बता दें, नहीं है तो अलग बात है। बांग्लादेश से जी। heard a lot about you in Dhaka. Jazakallah. Kindly give the detail. Revision classes, past paper, practice queries. देखें जी, each and everything is included. चलिए अल्लाह का शुक्र है, बांग्लादेशी बच्चे आ रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया। तो इंडिया से भी हैं जी सिमरन, माशाल्लाह जी। कॉन्टैक्ट नंबर जी मैं सब बता रहा हूँ। देखें जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें पास पेपर्स, प्रैक्टिस, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग। प्लस इस दफ़ा जो एक नई चीज़ हम लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह, दैट इज़ ग्रैंड रिवीजन। उसमें आपको और मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। बाकी मैं आपको एएसए के एडमिन का नंबर दे देता हूँ। एएसए एडमिन नंबर प्लस हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप होता है जी, किसी भी बच्चे को कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप में पूछ सकता है। एफआर का उसको डेफिनेटली उसको आंसर मिलेगा इंशाल्लाह। और मैं क्वेरीज को पर्सनली खुद ही टैकल करता हूँ, कोई असिस्टेंट का चक्कर नहीं होता। अच्छा ये जो बच्चे पाकिस्तान से बाहर हैं उसके लिए एएसए का एडमिन का जो नंबर है 0092 333 666 214। और जो बच्चे विद इन पाकिस्तान है उनके लिए 0 333 366 214। तो आप बेटा हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एडमिन एडमिन आपको फिर मेरे से कनेक्ट कर देगी। कोई भी सवाल वगैरह हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच जी। ये बांग्लादेश इंडिया से भी माशाल्लाह बच्चे आए हुए हैं, अल्लाह का करम। अच्छा जी। अरविंद भी है जी इंडिया। बेटा आपको मेरा नंबर बिल्कुल अरविंद मिल जाएगा। आप ये हमारे एडमिन को आप प्लीज मैसेज करें, तो वो आपको कनेक्ट कर देंगे हमारे साथ, डोंट वरी एट। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने टाइम निकाला उसके लिए। बाकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आप हमारे एडमिन से कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।